हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी फॉरएवर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियाँ लेके आती रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। रविवार का दिन था, ऑफिस की छुट्टी थी। दोपहर को 1 बजे मैं अपना लंच करने बैठी ही थी कि तभी मेरे घर की घंटी बजती है और मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठती हूँ। दरवाज़ा खोलने पर देखती हूँ कि पुलिस हवलदार बाहर खड़ा है और साथ में लेडी कांस्टेबल भी है। हम दोनों तो साथ में घर के लिए निकले। मेरा स्टॉप पहले आता है तो मैं उतर गई और घर चली गई। फिर टैक्सी आगे बढ़ गई। मुझसे हुई पूछताछ के दौरान मैंने ये स्टेटमेंट दिया था। 2 दिन हो गए और मेरी दोस्त प्याली शर्मा, जो मेरे साथ काम भी करती थी, अभी तक लापता थी। मुझे पहले लगा था कि उसकी तबीयत खराब है, जिस वजह से वो ऑफिस नहीं आ रही है। पर फिर जब पुलिस मेरे घर आई मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए, तब मुझे पता चला कि वो तो लापता है। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ है। आखिरी बार वो मेरे साथ थी, इसलिए सबका शक मुझ पर ही जा रहा था। पर मैंने जो सच था वही कहा सबसे। शुक्र है आज की टेक्निक का जो पुलिस इस्तेमाल कर रही थी, जिससे ये साबित हो पाया कि मैं सच कह रही हूँ। फिर मेरे दिए बयान के अनुसार पुलिस उस टैक्सी वाले की भी तलाश कर रही थी जिससे हम घर के लिए निकले थे, पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था और ना ही मैंने कभी उस टैक्सी वाले का नंबर नोट किया कि जिससे कुछ पता लगाया जा सके। 2-3 बार वही टैक्सी वाला हमें मिल जाता था तो हम उसकी टैक्सी में बैठकर घर आ जाते थे। कभी उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर मुझे उसकी शक्ल याद थी, इसलिए स्केच बनाना मुश्किल नहीं था। पुलिस के हिसाब से ये अपहरण का मामला तो नहीं था, क्योंकि 2 दिन से कोई फिरौती के लिए कॉल नहीं आया था। अगर अपहरण होता तो फिरौती का कॉल उसी दिन आ जाता और ना ही प्याली के मरने की कोई खबर आई थी। तो इतना तो तय था कि वो जिंदा है, पर कहाँ ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। उसके माता पिता की रो रो कर जान जा रही थी। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। दिन बीतते जा रहे थे पर प्याली का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब तो पुलिस भी इस मामले में ढिलाई करने लगी थी। लोगों का कहना था कि वो पक्का खुद ही घर से भाग गई होगी, तभी तो पुलिस भी इतने दिनों से ढूंढ नहीं पाई उसे। पर हम अच्छे से जानते थे कि प्याली ऐसी लड़की नहीं है। उसे हमेशा से वो चीज़ मिली है जो वो चाहती थी। उसके माँ बाप कभी उसकी खुशियों के बीच नहीं आए, तो भला ऐसे घर को छोड़कर कौन भाग सकता है। ऊपर से उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। वो हमेशा यही कहती थी कि शादी करेगी तो सिर्फ माँ बाप के पसंद के लड़के से। उसकी ये सब बातें याद करके मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि दुनिया वाले किसी को भी जाने बगैर कुछ भी कहते हैं। प्याली मेरी उस शहर की इकलौती पक्की सहेली थी और हम सगी बहनों से कम नहीं थे, इसलिए मैं खुद उसे ढूंढना चाहती थी और इसके लिए मैंने उसके माता पिता से बात भी की। फिर मैं और प्याली का भाई, जिसका नाम वासु था, साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। शुरुआत हमने वहीं से की जहां मैंने आखिरी बार प्याली को छोड़ा था, यानी मेरे घर से निकली गली से। पर 3 से 4 किलोमीटर तक जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कुछ पता चल सके। कोई भी आशा नजर नहीं आ रही थी, इसलिए हमने वहां समय बर्बाद करने से अच्छा उस टैक्सी वाले को ढूंढना शुरू कर दिया। 2 दिन खूब मेहनत करने के बाद आखिरकार हमने उस टैक्सी वाले का पता ढूंढ लिया, पर उसकी
तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर से इलाज कराने का खर्चा उसके पास नहीं था, इसलिए उसका भाई उसे गांव लेकर चला गया। ऐसा हमें पड़ोसियों से पता चला। फिर लोगों से पूछने पर उसके गांव का पता मिला और हम जब उसके घर गए तो उसकी हालत देखकर और भी परेशान हो गए, क्योंकि वो इंसान खुद सदमे में था। अब तक मैं ये सोच रही थी कि या तो उस टैक्सी वाले ने ही कुछ किया है या फिर उस टैक्सी वाले से कुछ तो पता चल सकता है, पर यहाँ उसकी हालत देखकर सारी उम्मीद टूट रही थी, क्योंकि ना तो वो खुद अपराधी है और ना ही वो इस हालत में है कि कुछ बोल सकता है। पर मन में खुशी की लहर तब दौड़ी जब याद आया कि वासु तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है और साथ ही साथ पैरासाइकोलॉजी उसका फेवरेट है, जिसकी वजह से वासु उस टैक्सी वाले को सदमे से बाहर निकाल सकता है। और वही हुआ भी। उसका साइकोलॉजी का जादू काम कर गया और इतने दिनों से सदमे में पड़ा वो ड्राइवर ठीक हो गया। उसके ठीक होते ही हमने उसे उस रात के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया, मैडम जी, आपको छोड़ने के बाद मैं दूसरी मैडम को छोड़ने घर जा रहा था कि मेरी टैक्सी का टायर पंचर हो गया, जिसे ठीक करने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। फिर जैसे ही टायर ठीक हुआ मैं उन्हें घर छोड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर बीच रास्ते में अचानक हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत दर्दनाक थी। अचानक से आई आवाज़ सुनकर मैंने गाड़ी एकदम से रोकी, पर अंधेरा इतना था कि डर की वजह से गाड़ी से उतरकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर वो मैडम जी जानना चाहती थी कि आवाज़ किसकी है और मैंने उन्हें रोकने को कहा, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो वहीं बढ़ने लगी। वो एक सुनसान रास्ता था जहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा कि मैडम जी जंगल की तरफ बढ़ रही हैं। मैंने उन्हें आवाज़ भी लगाई, पर उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं डर गया और उन्हें कुछ हो ना जाए ये सोचकर हिम्मत करके उनके पीछे हो लिया। फिर मैं एक पत्थर से टकराया और गिर गया। जब उठा तो देखा कि मैडम जी कहीं गायब हो गई हैं। मैं हिम्मत करके और आगे जाकर देखने लगा कि मैडम जी कहाँ गई हैं, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से खूब सारा धुआं उठने लगा और आगे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं और डरने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई निकला हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर मेरे हाथ से कोई दुपट्टा टच होते हुए गुजरा हो ऐसा महसूस हुआ, पर धुएं के कारण कुछ नज़र नहीं आ रहा था और साथ ही साथ मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे अचानक एक भारी आवाज़ सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही मैं डर गया और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं किसी से टकराया और नीचे गिर गया। जब देखा तो वो किसी का कटा हुआ हाथ था। मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैंने कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा हूँ मैं ही जानता हूँ। फिर मैं सदमे में चला गया और मेरा भाई मुझे गांव लेके आ गया। आगे प्याली के साथ क्या हुआ, क्या मैं और वासु प्याली तक पहुंच पाए? कहानी का ये भाग मैं अगले भाग में प्रकाशित करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।